हेलो एवरीवन, होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर के कुछ टॉपिक इससे पहले लेक्चर्स में कवर कर लिए थे, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर सेक्शन 152, सेक्शन 149 हमने कर लिया था, सेक्शन 161। ठीक है, फिर हम लोगों ने कैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं बाय द शेयर होल्डर्स, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इटसेल्फ और बाय द ट्रिब्यूनल, ये सब बारे में हम लोगों ने बात किया था और देखा था कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, डीन क्या होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, अब डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है? दो प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन, एक होती है जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, एक होती है स्पेसिफिक स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन। एक सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, एक दिया आपके सबसेक्शन 2 में। तो ध्यान सुनिएगा, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन ये बोलता है फॉलोइंग पर्सन आर डिस्क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये कुछ पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं डायरेक्टर बनने के लिए। पहला, अ पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय द कंपिटेंट कोर्ट। ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है और उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई तू अनसाउंड माइंड है। ठीक है, अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऐसा पर्सन जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है, अ पर्सन हु इज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज अ इंसॉल्वेंट एंड इज एप्लीकेशन पेंडिंग। ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन दे दिया और उसका एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, and a person who has sentenced to imprisonment for an offense for the period of more than 6 months, he shall be disqualified for the next 5 years, provided that a person who has sentenced to be imprisonment of offense for the period of 7 years or more। मतलब ये बोलता है कि ऐसा कोई पर्सन जो 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर जेल जा चुका है तो उसको अगले 5 साल तक डिस्क्वालीफाई कर दोगे अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन ऐसा पर्सन जो एक बार में 7 साल है उससे ज्यादा के लिए चलेगा, उसको जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई, कभी जिंदगी में अपॉइंट डायरेक्टर नहीं बन सकता हो। समझ इस चीज को। अ पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड बाय द एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ऐसा पर्सन जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। समझ गए इस चीज को। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसने अभी तक पेड अप मनी नहीं दिया है, कंपनी ने कॉल किया है पेड अप मनी के लिए और ठीक है 6 महीना बीत चुका है। अ पर्सन हु हैज नॉट पेड कॉल मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम एंड 6 मंथ हैज बीन लैप्स फ्रॉम द ड्यू डेट। 6 महीने लैप्स हो गए हैं ड्यू डेट से। ठीक है, तो उस केस में क्या माना जाएगा, यहां पास उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। समझ गए इस चीज को। एंड द पर्सन हु हैज मेड एनी कंट्रावेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर आप कंट्रावेंस करते हो सेक्शन 188 का, तो उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऐसा जिनके पास डीन नहीं है वो भी नहीं बन सकता डायरेक्टर। तो मोटा मोटी फिर सुनो, ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी तक। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा के लिए जेल जा चुका है तो 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड, 7 साल है उससे ज्यादा के लिए जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाइड। कोई कोर्ट और ट्रिब्यूनल अलग से बोल दे कि तेरे को नहीं बनना है डायरेक्टर। ठीक है, ऐसा पर्सन जो अभी तक कॉल मनी पे नहीं किया और 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, भाई या तो तुम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कुछ डिफॉल्ट करते हो या तुम्हारे पास डीन नहीं है, तो उस केस में तुम डिस्क्वालीफाई। ये होता है आपका जनरल डिस्क्वालीफाई। अब आता है स्पेसिफिक डिस्क्वालीफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा। क्लॉज है क्या बोलता है, अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न कंसेक्यूटिव लगातार 3 साल तक फाइल करने में फेल हो जाता है, ठीक है, उस केस में तो जितने भी डायरेक्टर हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग द कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। मतलब सर, where a company has failed to file its and financial statement or annual return for a period of consecutive 3 years, then all the director of the company shall be disqualified by being appointed a director of any company including the company for the period next 5 years। 5 साल तक, इस 5 साल तक जाकर अगले नेक्स्ट 5 साल तक फॉर द पीरियड ऑफ 5 years वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कौन? पूरे के पूरे डायरेक्टर, कोई सिंगल नहीं। कंपनी में तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया और 3 साल तक लगातार, उस केस में पूरे के पूरे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड 5 साल के लिए। अब देखिए उसमें आपका सबसेक्शन 2 का क्लॉज भी क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ D3। D3 क्या क्या होता है आपका, डिविडेंड होता है, डिबेंचर होता है, डिपॉजिट होता है। वेयर अ कंपनी हैज फेल्ड टू पे इट्स डिक्लेयर्ड डिविडेंड, failed to repay its principal and interest thereon related to debenture deposit accepted by it, and default continues from 1 year from the due date, then all the director of the company shall be disqualified for being appointed a director of any company including the company for period of 5 years। 5 साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को। पहला आपका बोलता है क्लॉज ए बोलता है फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, क्लॉज बी आपका D3 बोलता है। समझ गए इस चीज को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, सेक्शन 167, 168 एंड 169। ठीक है, 167 छोटा सा है, 168 बड़ा है और 169 भी तो नॉर्मल सा चीज है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
क्या कोई डायरेक्टर को काम नहीं करना है तो क्या रेजिग्नेशन दे सकता है? आंसर इज यस भाई, हाँ मेरे को काम नहीं करना, मैं रेजिग्नेशन लिख के दे दूंगा, ठीक है। अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी। ध्यान दीजिएगा, रिजाइन करना मतलब मैं फोन लगा बता दूं नहीं आ रहा ऑफिस में, तो ऐसा नहीं चलेगा, तुमको राइटिंग में कंपनी को देना पड़ेगा अपना रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। और जो रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा बोर्ड उसको फैक्ट को नोट करेगा कि किस कारण वो रिजाइन कर रहा है। हो सकता है भाई कि काम पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है सैलरी उसको सही से नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। द बोर्ड शैल टेक नोट ऑफ द फैक्ट ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। अब सर एक क्वेश्चन आता है कि वो रेजिग्नेशन किस दिन से इफेक्ट में आएगा, ठीक है। द रेजिग्नेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट लेटर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से लेटर, द डेट ऑफ द रेजिग्नेशन मेंशन इन द लेटर, द डेट ऑन विच कंपनी हैज रिसीव्ड द लेटर, विच एवर इज लेटर। 3 लेटर की बात है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो लेटर में दिन लिखा हुआ है या तो जिस दिन कंपनी ने लेटर रिसीव किया, विच एवर इज लेटर, उसमें से जो बाद में होगा उस दिन से आपका रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा। समझ गए इस चीज को। कंपनी को DIR 12 फाइल करके 30 दिन के अंदर रेजिग्नेशन का रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ये डायरेक्टर हमको छोड़ के जा चुका है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। और डायरेक्टर चाहे तो टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन, चाहे तो रजिस्ट्रार को DIR 11 में फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, ठीक। समझ गए इस चीज को। अब बोर्ड जब रिजाइग्नेशन हो जाएगा तो उसके रिपोर्ट को इमीडिएटली फॉलोइंग आने वाली जनरल मीटिंग में प्लेस करेगा। बोर्ड शैल आल्सो प्लेस फैक्ट ऑफ द रेजिग्नेशन इन द रिपोर्ट इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग। समझ गए इस चीज को। अब रिमूवल ध्यान से सुनिएगा, क्या किसी डायरेक्टर को धक्का मार के बाहर भगा सकता है? आंसर इज यस। लेकिन चीज ध्यान से सुनिएगा, धक्का मार के भगाने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और भाई जाने से पहले एक सुनवाई को तो मौका दे दो, जिसको प्यार से बोलते हैं अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। A director may be removal from his office by passing special ordinary resolution, ठीक है। Before making removal of any director, the company shall give an opportunity to being heard to the concerned director। जिसको रिमूव कर रहे हैं बस सुनवाई को मौका दो। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बोला जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो चाहे शेयर होल्डर की मीटिंग, बोला जाएगा कि हम आपको ऑफिस से निकाल रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ बोलना है? दिस इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। समझ गए इस चीज को। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड को भी तुम्हारे से छीन लिया जाएगा अगर डायरेक्टर क्या बोलता है, मैंने इतना सारा किया कंपनी को, मैंने 10 साल दिए, अपने जिंदगी के 20 साल दिए, मतलब वो नीडलेस पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज में। और या तो बोलता है मेरे को क्यों बोल रहा हो, वो भी तो है मिस्टर ए, वो भी तो फ्रॉड किया है, वो भी तो रोज ये करता है, ये करता है, वो काम करता है, फ्रॉड के केसेस में इन्वॉल्व है। तो इस केस में अगर वो किसी डिफेम करता है कंपनी पे तो एनी अदर पर्सन को तो वे ऑफ कर लिया जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, द अपॉर्चुनिटी टू बी heard at meeting can be waived if it is proved that director may on seek needless publicity or director may defame the company or any other person। समझ गए इस चीज को। और इसके लिए स्पेशल नोटिस दिया जाता है, ठीक है। और रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन कंपनी शैल सेंड नोटिस टू कंसर्न डायरेक्टर। स्पेशल नोटिस लगता है, कंसर्न डायरेक्टर को भी नोटिस दिया जाता है कि आपको रिमूव कर रहे हैं हम लोग, तुरंत रिमूव नहीं किया जाता, ठीक है। सेक्शन 167 बोलता है वेकेशन ऑफ द ऑफिस। इन द फॉलोइंग केसेस द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इज वेकेटेड। सबसे पहला, अगर 161 अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सेक्शन 164 के डिस्क्वालिफिकेशन में आ गए तो उसको जगह चुपचाप वेकेंट करना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब दूसरी चीज, डायरेक्टर है ना, वो बोर्ड मीटिंग में 12 महीना हो चुका है, अभी तक वो नहीं आया है, ठीक है। 12 महीना हो गया वो अभी तक मीटिंग में नहीं आया है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। चाहे वो लीव में हो या ना हो, where a director has absent himself from all board meeting held during preceding 12 months with or without leave। समझ गए इस चीज को। अब तो क्या होता है भाई, सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ द ऑफिस, सेक्शन 168 रेजिग्नेशन, ठीक है। सेक्शन 169 आपका रिमूवल होता है। तो सर कंटेंट कुछ ज्यादा नहीं हो रहे हैं सर, इतने सारे सेक्शन याद करना हो जाएगा, रिविजन देखिए, बुक को पढ़िए। लेकिन एक चीज तुमको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको सेक्शन लिखना है, आपके लिए बोनस मार्क गेन करेगा, ठीक है। कंटेंट ज्यादा है बट देखिए ना, बाकी के मुकाबले ये एकदम सिंपल लेवल में है, सिंपल लैंग्वेज में आप इजिली तरीके से याद कर सकते हो, प्रैक्टिकल अप्रोच है। समझिए इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है यही बता दो। चलो ठीक है, सेक्शन 151 में दिया है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है ना, कुछ कुछ स्मॉल शेयर होल्डर माइनॉरिटी, ये बोला जाता है कि मेजर लोग माइनॉरिटी को दबा तो नहीं रहे, हो सकता है ना भाई, इतने बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं हो सकता है छोटे से उसके बात ही ना माना जाए, ऐसा जनरली होता है, उसी कारण स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब कंपनी में अपॉइंट 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर, एक अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर, ठीक है, जो इलेक्ट कौन करेगा, स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैन मेड बाय अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी अपॉइंटमेंट करेगा दो तरीके से, या तो सो मोटो से करेगा, खुद से, खुद की इच्छा थी हम कर देते हैं भाई, हमको माइनॉरिटी का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपॉन रिसीव नोटिस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, या तो स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस दे देते हैं, ठीक है। ये चीज अब ध्यान सुनेगा।
Following shareholders are eligible to give notice to the company for the appointment of small shareholder director. एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर ने नोटिस दे दिया कि हमको क्या करना है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो या तो 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर, 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर ने नोटिस दे दिया, विच और इज लोअर, इतने से कम में बोल दिया तो उस केस में अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। लेकिन नोटिस देने आपको 14 दिन पहले देना पड़े मीटिंग से, सॉरी कल मीटिंग और आज नोटिस देंगे चलेगा ना। द नोटिस बाय द स्मॉल शेयर होल्डर शेल बी लेफ्ट एट द कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग। भाई उनको सोचने का ही मौका दिया जाता है। द नोटिस शेल बी अकम्प्लिश्ड बाय द स्टेटमेंट साइंड बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर इफ एनी। कोई प्रपोज करो डायरेक्टर को तो उसका साइन होना चाहिए, ठीक है। एंड डिटेल ऑफ सच डायरेक्टर, दैट इज नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर, पैन, आधार, जो भी हो सकता है, ठीक है। द स्टेटमेंट सो साइंड बाय सच डायरेक्टर शैल कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डीन नंबर चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 और 165, ठीक है। कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। समझ गए इस चीज को। मतलब नोटिस देंगे अपन साइन बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर, और कोई है तो उसमें डायरेक्टर डिटेल देंगे, नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर, ठीक है। और साइन करके देगा डायरेक्टर कि मेरा डीन नंबर क्या है, मैं डिक्लेरेशन देता हूं कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं और मैं कंसेंट देता हूं। समझ गए इस चीज को, जैसे कि सेक्शन 152 में होता है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर नॉट मोर देन 3 consecutive ईयर। लगातार 3 साल से ज्यादा के लिए वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ऑन एक्सपायरी ऑफ द 3 years ही शेल बी नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। 3 साल खत्म होने के बाद वो फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। समझिए इस चीज को। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर द स्मॉल शेयर होल्डर शेल नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी इन अदर कैपेसिटी फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। मतलब आज मेरा एक्सपायरी हो गया 3 साल, स्मॉल शेयर होल्डर था, तो मैं 3 साल का गैप लेके, कूलिंग पीरियड लेके कोई और अदर कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता हूं। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अ पर्सन शेल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ मोर देन 2 companies। फर्दर सच 2 companies शेल नॉट बी असाइन्ड इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। मतलब ये चीज है कि एक पर्सन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोनों कंपनी कंपीटिंग नहीं होना चाहिए। लाइक एक एयरटेल हो गया और एक जियो हो गया, दोनों कंपीटिंग बिजनेस में, तो क्या दोनों कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज नो, ठीक है। अब सर स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मींस सच शेयर होल्डर हु होल्ड शेयर हैविंग नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, ठीक है। 20,000 ज्यादा है, जिसका नॉमिनल वैल्यू नहीं उसको आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पावर ऑफ द बोर्ड और रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ बोर्ड, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पावर और रेस्ट्रिक्शन ये आ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पावर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पास क्या क्या पावर होता है? सीधी सी बात, पहला क्या बोलता है कि बोर्ड कैन डू ऑल द एक्ट एज द कंपनी कैन डू, ठीक है भाई। बोलता है कि जो जो कंपनी कर सकता है वो बोर्ड कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या लिखता है? ऐसा एक्ट जिसमें जनरल मीटिंग में रिक्वायर्ड अप्रूवल वो काम नहीं कर सकता। सर डबल बात हो गई है। तो मतलब पहले ये बोलता है कि बोर्ड हर वो काम कर सकता है जो कंपनी करेगा, ठीक है, समझ गए। बट सच एक्ट विच आर अप्रूव्ड एट अ जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड टू अप्रूव एट जनरल मीटिंग शेल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड। यस, जिसको आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है, उस केस उसको आप सिंगल हैंडेड बोर्ड से नहीं करवा सकते। समझ गए इस चीज को। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे पावर हैं जो मीटिंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं। पावर टू मेक कॉल ऑन शेयर, भाई पैसा मंगा लो। पावर टू मेक बाय बैक, पावर टू इशू सिक्योरिटीज इन और आउटसाइड इंडिया, पावर टू बोरो फंड्स, पावर टू इन्वेस्ट फंड्स इन फंड्स द कंपनी, ठीक है, पावर टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी, पावर टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पावर टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, पावर टू अप्रूव टेक ओवर और एक्विजिशन शेयर ऑफ द कंपनी, एंड पावर टू अप्रूव डीमर्जर एंड मर्जर और एनी अदर रिकंस्ट्रक्शन। इतना अधिकार है, राष्ट्राधिकार दिया है उनको प्यार से, तुम ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके छोड़ एक रूल 8 भी दिया गया है, उसमें भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, अपॉइंट और रिमूव कर सकते हो किसको? की मैनेजर पर्सन को, जिसको केएमपी बोला जाता है, ठीक है। तो अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर, ये काम भी आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने DEF लिखा है, पावर टू बोरो फंड्स, पावर टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी, पावर टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी, ये आप चाहे तो किसी भी पर्सन को डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। इस चीज में तो एनी किसको करोगे? एनी कमिटी ऑफ द डायरेक्टर, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर, या तो मैनेजर, या तो कोई प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इन सबको आप चाहो तो काम को डेलीगेट कर सकते हो। लेकिन जो डेलीगेशन होगा वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही होगा। बोर्ड मीटिंग पास कर दो। डायरेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत काम रहता है भाई। तो 3 काम है मेनली, क्या? बोरो करना है फंड्स को, या तो इन्वेस्ट करना है, या तो लोन को ग्रांट करना है, तो गारंटी देना है। उस केस में आप चाहो तो डेलीगेट कर सकते हो बोर्ड मीटिंग बैठा के। किनको किनको डेलीगेट कर सकते हो? कोई कमिटी ऑफ द डायरेक्टर है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को, या तो मैनेजर को, या तो कोई अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी को। समझिए इस चीज को। सर आपने पावर बता दिया, अब रेस्ट्रिक्शन भी बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए
Following power shall be exercised by the board within the consent of general meeting by passing special resolution. सेक्शन 180 में दिया हुआ है कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में ही होगा भाई। पहला, पावर टू सेल और डिस्पोज ऑफ द सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। भाई तुम्हारा जो कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको सेल और डिस्पोज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकता, उसको जनरल मीटिंग में ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पावर टू इन्वेस्ट फंड्स व्हिच आर रिजल्ट फ्रॉम द मर्जर एंड डीमर्जर ऑफ द कंपनी अदर देन द ट्रस्ट सिक्योरिटी। ट्रस्ट सिक्योरिटी को छोड़ के अगर तुम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो पैसा जो मर्जर और डीमर्जर से आया है तो उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पावर टू बोरो इन एक्सेस ऑफ द एग्रीड ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पे आपका पेड अप कैपिटल, रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, उससे ज्यादा का आप क्या नहीं कर सकते, बोरो नहीं कर सकते, ठीक है। पावर टू रेमिट एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर, ठीक है। किसी डायरेक्टर का ड्यू था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या खत्म कर सकता है? आंसर इज नो। उसके लिए जनरल मीटिंग में अप्रूवल रिक्वायर्ड है। चार बात बोलता है। पहला ये बोलता है, क्लॉज ए बोलता है कि पावर टू सेल और डिस्पोज ऑफ सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। और पावर टू इन्वेस्ट फंड व्हिच आर द रिजल्ट फ्रॉम द मर्जर और डीमर्जर ऑफ द कंपनी अदरवाइज देन द trust securities, power to borrow in excess of the aggregate paid up capital reserve and the security premium account, okay, and power to remit any debt due from a director। समझ गए इस चीज को? चले आगे बढ़ते हैं। क्या कंपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है चैरिटेबल में, पॉलिटिकल में, डिफेंस में? आंसर इज यस। तीन प्रकार के कंट्रीब्यूशन होते हैं, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द डिफेंस, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, कंपनी चाहे तो कोई भी बोनाफाइड चैरिटेबल में और अदर फंड में बोर्ड का अप्रूवल लेके कर सकती है। आंसर इज चैरिटेबल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के 5% से ज्यादा अगर करना चाहते हो, मेरे 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके 5% से अगर ज्यादा करना चाहते हो तो मेरे को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। इफ द कंपनी इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल अदर फंड एक्सीडिंग 5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, then the approval of the general meeting is required। नॉर्मल तुम कर सकते हो, लेकिन 5% से ज्यादा अगर तुम करने की कोशिश कर रहे हो प्रीसीडिंग 3 years का, तुमको एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल लगेगा। समझ गए इस चीज को? अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ध्यान सुनेगा। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो भाई जितना परसेंट तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज तुमको ध्यान रखना है कि तुमको बैंकिंग चैनल के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज, कुछ कंपनी उनको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करते। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट से पॉलिटिकल बोले क्या करो, दोनों तो गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब ही क्या होगा उस चीज को लेके, ठीक है। और ऐसा कंपनी जो एग्जिस्टेंस है लेस देन 3 years, अब भी बच्चा अंडा से निकले सो क्या कंट्रीब्यूशन करने बोलेगा, वही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। समझिए इस चीज को? द फॉलोइंग कंपनी शैल नॉट मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अ गवर्नमेंट कंपनी एंड कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर द लेस देन 3 years, ठीक है। All other company can make political contribution to the extent of any % of profit as the board may deem appropriate. Any contribution to the political party made by the company shall be made by the way of the banking channel। समझ गए इस चीज को? बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगा, ओके। तो चलिए, कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस सेक्शन 183 में दिया गया है कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस, ठीक है। अ कंपनी में कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू एनी नेशनल फंड और एनी अदर अप्रूव फंड। किसी भी नेशनल फंड अप्रूव फंड में चाहे तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ गए इस चीज को? तो क्या क्या था? सेक्शन 181 आपका चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 182 था आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 183 का कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस। अब देखिए सेक्शन 179 आपका क्या बोलता है, रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर। सेक्शन 198 197 आपका दोनों बात करता है। एक में आपका लिमिट बताया गया शेड्यूल 5 जिसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज ध्यान सुनिएगा कि डायरेक्टर है उसको क्या पूरे के पूरे रेम्युनरेशन दे दोगे? प्रॉफिट में 1000 करोड़ का हो रहा है, 500 करोड़ का रेम्युनरेशन बांट दोगे क्या? नहीं हो सकता ना। The total remuneration payable to director or manager shall not exceed 11% of the net profit of the company। 11% से ज्यादा का तुमको रेम्युनरेशन बांटना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन सर अगर नेट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो क्या उसको सैलरी नहीं दोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। But this does not mean that director will not get paid in case of loss or any inadequate profit। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज करके कुछ मिनिमम पेमेंट तुम दे सकते हो। समझिए इस चीज को? अब देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है, तो ध्यान सुनिएगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और जो मैनेजर रहता है मे बी पेड इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज और मंथली बेसिस। उनको स्पेसिफाइड परसेंटेज में या तो मंथली बेसिस में पेमेंट मिल सकता है। समझिए इस चीज को? ठीक है। रेम्युनरेशन पेबल टू एनीवन मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। मतलब अगर कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या तो एक होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको 5% से ज्यादा नहीं देना है नेट प्रॉफिट का। अगर एक से ज्यादा है तो उस केस में 10% से ज्यादा का नहीं देना है। समझ गए इस चीज को? सर ये तो एमडी और डब्ल्यूटीडी का हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। अदर डायरेक्टर की बात बता दो तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेम्युनरेशन टू अदर डायरेक्टर ये बोलता है शैल नॉट एक्सीड 1% ऑफ द प्रॉफिट इफ देयर इज एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर।
अगर कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है, तो 1%, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एनी अदर केस में 3%। समझ गए इस चीज को। और अदर मैटर्स ध्यान सुनिएगा, shall be included with the payment made in any other capacity। बाकी कोई अदर कैपेसिटी में अगर पेमेंट मिल रहा है तो उसमें जो 11% है, 1% है, 3% सब चीज इंक्लूडेड रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस देते हैं और ये प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं और प्रोफेशनल नेचर में होना चाहिए और उसको नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी बोलना चाहिए कि हाँ प्रोफेशनल सर्विस है। समझिए इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं। तो की मेजर पर्सन क्या होता है, ये सेक्शन 251 में दिया हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजर, और ऐसा पर्सन हु इज अपॉइंटेड वन लेवल बिलो द बोर्ड, उस सब के क्या कहलाएंगे, केएमपी कहलाएंगे, की मेजर पर्सन। ऐसे पर्सन जिसका गुत्थों को सुलझाने की चाबी होती है, मतलब कंपनी अगर कोई जगह फंस जाता है तो जिसके पास चाबी है सब चीजों को सॉल्व करने से केएमपी बोला जाता है, ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब आगे बढ़िए। सेक्शन 196 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। आसान काम नहीं है भाई अपॉइंट करना मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, नो कंपनी शैल अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एट द सेम टाइम। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर आप सेम टाइम में अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है सर, समझ गए। लेकिन एक बात बताइए, कितने साल तक होल्ड करके रखेंगे? मैक्सिमम पीरियड हाउस का रहता है 5 ईयर, 5 ईयर से ज्यादा कर ले वो अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ गए इस चीज को। द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर एंड 1 ईयर गैप, ठीक है। मैक्सिमम सर बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए हो गए, आंसर इज यस, लेकिन 1 साल का गैप ले लो, कूलिंग पीरियड ले लो, उसके बाद आप फिर से अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इस चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ पर्सन है जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते, जैसे कि उनका एज क्या है भाई, 21 साल से छोटा है और 70 साल से ज्यादा है। लड़का को थोड़ी बना दोगे भाई किसी बच्चे को, समझ गए इस चीज को। अ पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 20 इयर्स ओल्ड एंड शुड नॉट मोर देन 70 इयर्स ओल्ड। लेकिन चीज ध्यान रखिएगा, जैसे रतन टाटा, अगर एज ज्यादा हो जाती है लेकिन कंपनी को उसकी जरूरत है तो क्या करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे। Provided that a person who is of 70 years old can be appointed as a managing director after passing special resolution। समझिए इस चीज को। A person who is unsound mind, a person who has been adjudged as insolvent in any time, पूरी जिंदगी भर में कभी भी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो, ठीक है। A person who is sentenced to be imprisonment for the period of more than 6 months, 6 मंथ से ज्यादा के लिए वो imprisonment जा चुका है, ठीक है। A person who has suspended payment to his creditor on entering into any compromise, ठीक है। क्रेडिटर का पेमेंट सरेंडर कर चुका है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज में आ चुका है, या तो मैं फेमा और स्मगलिंग के केस में कंट्रावेंस किया हूं, तो उस केस में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये ऑडिट कमेटी क्या होता है बता दीजिए। क्या होता है ना, कुछ कुछ कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी बैठाना पड़ता है, मतलब ऐसी कमेटी जो ऑडिट करे, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करे फैक्ट्स और फिगर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो कुछ कुछ ऐसे कंपनी जो कंपलसरी है ऑडिट कमेटी बैठाना, जैसे कि हर लिस्टेड कंपनी और हर एवरी अदर पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और बोरोइंग जिसका 50 लाख से ज्यादा है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी बैठाना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को। द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, मेजोरिटी ऑफ हुम शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए, और मेजोरिटी कितने होने चाहिए उसमें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए मेजोरिटी, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कमिटी शैल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कमिटी के मेंबर हैं वो एबल रहने चाहिए रीड और अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। और एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द कंपनी कमिटी शैल बी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मतलब सीधी सी बात है सर, हर लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है कि ऑडिट कमिटी, आंसर इज यस, ठीक है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी भी करना पड़ता है अगर कुछ लिमिट उनका मिलता है तो, ठीक है। और कमिटी के पास मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, और उसमें मेजोरिटी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और द मेंबर ऑफ द कमिटी, जो मेंबर ऑफ द कमिटी रहेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना और पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। और उनमें से कोई एक मेंबर है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए। समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब बता दीजिए कि डायरेक्टर क्या क्या ड्यूटी होता है। सेक्शन 166 में दिया होगा। सबसे पहले होगा कि डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। दूसरा बात, डायरेक्टर काम करेगा इन गुड फेथ, और ऐसा काम करेगा गुड फेथ, प्रमोट करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी को एज अ होल, सिंगल पर्सनल के लिए, ठीक है, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। मतलब सर गुड फेथ में काम करेगा, समझ गए, प्रमोट करेगा ऑब्जेक्ट का, और कंपनी के होल इंटरेस्ट में काम करेगा, सोल इंटरेस्ट में नहीं करेगा, मतलब खुद के लिए काम नहीं करेगा, कंपनी के लिए काम करेगा, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स में काम करेगा, ठीक है। और डायरेक्टर अपना ड्यूटी ना रीजनेबल केयर के साथ, स्किल डिलीजेंस के साथ एक्सरसाइज करेगा और इंडिपेंडेंट जजमेंट लेगा। समझ गए इस चीज को। और डायरेक्टर है वो ऐसा सिचुएशन में नहीं इन्वॉल्व होगा जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिले और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो उस चीज में। समझ गए इस चीज को। और
डायरेक्टर जो है उसको कोई भी ऐसा अचीव और अटेम्प्ट नहीं करना है जिससे कि उसको अनड्यू गेन मिल सके, ठीक है, चाहे रिलेटिव के थ्रू, चाहे पार्टनर के थ्रू, चाहे एसोसिएट के थ्रू। अगर वो गिल्टी हो जाता है इस चीज में तो पूरे के पूरे लायबल रहेगा कंपनी को रीपे करने के लिए, ठीक है। और डायरेक्टर है ना अपना काम किसी को असाइन नहीं कर सकता, अगर असाइन किया तो वॉइड कहलाएगा। समझ गए इस चीज को। अब एक और छोटा सा टॉपिक सुनिएगा, राइट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या क्या अधिकार होते हैं, सीधी सी बात है भाई, राइट टू वोट इन ऑल मीटिंग्स, राइट टू रिक्विजिट्स ऑफ एन एजीएम। याद करिए एजीएम को कौन रिक्वेस्ट कौन करता है, शेयर होल्डर से करते हैं। राइट टू रिसीव द नोटिस, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी एंड इंस्पेक्ट प्रॉक्सी रजिस्टर, राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ द मेंबर और एक्सेट्रा, और बहुत सारे बातें होते हैं, छोटे सा टॉपिक है। सो आपका कंपनीज एक्ट का रिवीजन मतलब 100% रिवीजन खत्म होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इतना अगर रिवीजन है, अगर इतने को आप पढ़ के जाते हैं तो कंपनीज एक्ट अगर आपका 40 से 45 नंबर का अगर टोटल आता है तो उसमें आप मिनिमम टू मिनिमम 40 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। नोट्स एकदम प्रिस्क्राइब्ड है, एकदम वर्डिंग्स लाओ के उठाए हुए हैं, ठीक है। समझ गए इस चीज को, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ डाउट होता है तो इजीली आप कमेंट करिए, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ऊपर आपको नंबर दिया गया। थैंक यू।